हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। हम लोग बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की इन टर्म्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं बोथ विधानसभा एंड विधान परिषद, उनकी क्वालिफिकेशंस को हमने देख लिया। अब किस किस ग्राउंड पे एक पर्सन की जो कुर्सी है एमएलए की और एमएलसी की, वो खो किस किस बुनियाद पर सकती है, इसको देखते हैं। डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड क्या है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी जो पर्सन है, दैट पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज, या फिर बीइंग अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। वही जो बात मैंने अभी आपको ऊपर बोली, एमएलए या एमएलसी की कुर्सी जा किस किस केस में सकती है। नंबर वन, ये हम सबसे पहले वो कंडीशंस पढ़ रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है। अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके रखे यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, एक्सेप्ट डेट ऑफ अ मिनिस्टर, या फिर कोई भी ऑफिस जिसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा चेंज है। यहां पर किसने एग्जाम कर रखा था उस ऑफिस को कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता? पार्लियामेंट ने। यहां पर बस एक चेंज आ गया कि अभी तक देख रहे हो शैनी, सब कुछ पार्लियामेंट ही कर रहा है सब कुछ। यहां पर लेकिन क्या है, दैट इज एग्जेम्प्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। एक जो मिनिस्टर होता है यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है ऐसा कंसिडर नहीं करा जाता। क्यों नहीं करा जाता? बिकॉज चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन से आए चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए, वो एक क्वालिफाइड पोस्ट होल्ड करके रखा हुआ है। वो एक ऐसी पोस्ट विच इज क्वालिफाइड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंतर्गत उस पोस्ट का नाम गिवन है, और ये भी बोल रखा है संविधान ने कि जो भी इस कुर्सी पर आके बैठेगा उसको इतनी इतनी सैलरी मिलेगी और ये प्रिविलेजेस मिलेंगे। अब राज्य के लेवल पे क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, इट कैन डिक्लेयर दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी फ्रॉम इट्स मेंबरशिप। कौन सी मेंबरशिप? एमएलए की मेंबरशिप या एमएलसी की मेंबरशिप। अब मैं यहां पर आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह भी दिखा देता हूं, पार्लियामेंट के चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था। पीछे जाते हैं, इस चीज को देखिएगा। पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर अ पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि वो चीज उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी फ्रॉम पार्लियामेंट्री मेंबरशिप। अब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यहां पर तो नाम एमपी ही होता है। ठीक है, तो इसमें तो हमारा मुद्दा है नहीं। हम आते हैं यहां पर, एक सेकेंड इधर, और अब बात करते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट एक। मुझे ये बताओ, चलो मान लिया स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर रहा है, लेकिन यार स्टेट लेजिस्लेचर की तो दो डेफिनेशन होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर कभी भी कोई एमएलसी अगर ऐसा करे, कोई एक ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है, और उसको अगर ये बोलना है कि ये ऑफिस जो तुम होल्ड करके रखे हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन के अंदर नहीं होता, तो कौन इस पर निर्णय देगा बताओ? नहीं, पार्लियामेंट का तो रोल ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो मैं फिर से वापस जाता हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर डेट अ पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा उसके होल्डर को फ्रॉम इट्स मेंबरशिप। ठीक है, अब मेंबरशिप दो होती हैं। पार्लियामेंट्री लेवल पर तो मेंबरशिप सिर्फ एक ही थी, क्या? एमपी। वो पर्सन चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, उसको एमपी ही कहेंगे। पार्लियामेंट्री मेंबरशिप तो यही होती है, एमपी नाम से। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर आके बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर में जो मेंबरशिप होती है उसके दो नाम होते हैं। अगर पर्सन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा से तो एमएलए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से या विधान परिषद से तो एमएलसी। मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है, अगर एक एमएलसी एक ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है, तो इस पे निर्णय कौन देगा कि यार जो तुम ऑफिस होल्ड करके रखे हुए हो, ये एक पोस्ट जो है ये क्वालिफाइड पोस्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी बोल के कि मतलब आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कौन बोलेगा ये? नहीं, चेयरमैन नहीं यार। अब इसमें देखो खुद यहाँ पर लिखा हुआ है कि एम स्टेट लेजिस्लेचर डिक्लेयर कर सकता है, कोई पर्सन का तो नाम ही नहीं है, खुद वो बोल रहा है। जर्नली कौन सा लेकिन? ठीक है, आंसर क्या है इसका?
सॉरी, विधान विधान पता है क्यों? पता है क्यों? यार मुझे एक बात बताओ, जब एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को विधानसभा के अंतर्गत, मैं एक नॉर्मल आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, शाइनी एक लिस्ट तो होती होगी ना कि ये ऑफिसेस जो हैं यही सिर्फ एक क्वालिफाइड ऑफिसेस हैं, इसके बियॉन्ड अगर कोई पर्सन ऑफिस होल्ड करके रखता है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है? अब ये चीज़ सबसे पहले तो विधानसभा एक लिस्ट बना लेगी ना इस चीज़ के लिए, है ना? अब ऐसा तो नहीं है कि विधान परिषद उसे नहीं मानेगी। विधान परिषद का अस्तित्व वैसे भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? विधानसभा के ऊपर। ओके, जहां पर बाय कैमरल लेजिस्लेचर है वहां पर आप क्या बोल सकते हो? इसका आंसर क्या दोगे प्रॉपर तरीके से? शाइनी आपने क्या बोला था सबसे पहले? दोनों। और यूनिकैमरल में तो शाइनी सवाल ही नहीं उठता, है ना? यूनिकैमरल में तो सिर्फ किसके पास सोल अधिकार है? विधानसभा। तो ये चीज़ याद रखना, यानी कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ, देखो कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ एक बारी। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ 100 बात की एक बात, कि देखो स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना, इसका जो अस्तित्व है ये सेम नहीं है सारे राज्यों के अंदर। ये 6 राज्यों के अंदर तो बना हुआ है मिलकर विधानसभा प्लस विधान परिषद से, और बाकी जितने भी राज्य बच गए, ठीक है, उन 22 राज्यों के अंदर ये बना हुआ है मिलकर सिर्फ विधानसभा से। तो जब भी ये चीज़ के किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जब कोई एक मेंबर होल्ड करके रखा हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर तो एमएलसी की बात आती ही नहीं है। पहली बात है, इनमें आएगी क्या? यहां पर कोई एमएलसी मिलेगा इन 22 राज्यों में? बताओ, नहीं ना, इधर ही मिलेगा इन 6 राज्यों में, और वो भी इस वाले हाउस में। तो इसके ऊपर जब भी कोई कानून बनेगा कि कोई एमएलसी होल्ड करके रखा हुआ है एक ऐसा ऑफिस विच इज कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट, इसके ऊपर आपका आंसर ये होना चाहिए कि आप ना पहले बताओ मुझे, आप किसकी बात कर रहे हो, बाय कैमरल लेजिस्लेचर की या फिर यूनिकैमरल की? क्योंकि राज्यों पे एक सिमिलर सा नेचर नहीं है। आप कहोगे मैं बात कर रहा हूं एमएलसी की, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाना चाहिए, अच्छा ये उन 6 राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पर बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। तो आप आंसर के अंदर क्या बोलोगे? ऐसा कोई भी कानून कौन बनाएगा? बोथ विधानसभा एंड शाइनी विधान परिषद, बिकॉज combination of this is called as state बता दो मुझे जरा, किसी को कोई भी दिक्कत लगी बताओ इस इंटरप्रिटेशन में? छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन वही वाली बात है ना, फ्लो में छूट जाती हैं, बात ये होती है। नहीं है, ये मैंने आज वाले इलेक्शन में बताया था ना। बताओ, डिफाइन है? पार्लियामेंट्री लेवल पे नहीं है, लेकिन क्या स्टेट लेवल पे डिफाइन है? नहीं है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे उसके लिए आप मेरा जो पार्लियामेंट वाला है उसका डिस्कशन एक बार लेक्चर देखना, सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब मैंने यहाँ पर बता रखे हैं अभी, और अभी आपको पता लग जाएंगे। जैसे मतलब मान लो वो कोई पीएसयू या पीएससी की बिल्डिंग होल्ड करके रखा हो, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सरकार की कहीं हिस्से कहीं ठेका। ये लो, आप इसको देख के बताओ, बताओ कौन दिख रहा है यहाँ पे? कौन डिफाइन करेगा? ठीक है। उसके बाद कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, स्पीड पक्का पढ़ूँ आगे। वो विधायक जो होना चाहिए, एमएलए और एमएलसी, एक तो सन की दिमाग का नहीं होना चाहिए, और कोर्ट कभी भी ऐसा डिक्लेयर ना कर दे कि यार ये इसको कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ये पोस्ट पे रहने के लिए सक्षम नहीं है, केपेबल नहीं है। वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ये वाली बात हमने पार्लियामेंट्री लेवल पे भी पढ़ी थी।
सेम चीज़ें हैं वही। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब कोई भी कर्जा वगैरह, ब्याज, लोन वगैरह ऐसा ना हो कि बैंक की नज़रों में क्या हो, देश के बैंकों की नज़रों में क्या हो, डिफॉल्टर हो, इंसॉल्वेंट हो, है ना। और इंसॉल्वेंट्स जो होते हैं उनसे पैसा रिकवर करने के लिए हमारे देश में कोड है। क्या कोड है, जल्दी बताओ उसका नाम। आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। आगे कब चली जाएगी और सदस्यता उसकी एमएलए या एमएलसी की, इफ शी और ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तब तो होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जब ये नागरिकता भारत की खो जाए उनसे, कैसे खो जाएगी, वॉलेंटरली उन्होंने किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर कर ली हो, या फिर किसी अथॉरिटी को ऐसी भनक हो, एक्नॉलेजमेंट हो कि वो किसी फॉरेन स्टेट के साथ एक मिली भगत की तैयारी में है कि उसकी सिटीजनशिप, उसकी नागरिकता प्राप्त करना चाहता है वो, तो छीन ली जाएगी उससे पोस्ट उसकी एमएलए की और एमएलसी की। अभी वो अथॉरिटीज देखेंगे हम लोग के छीने का कौन, या फिर अगर इस पॉइंट पे भी ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर इनका डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड किसी एक ऐसे कानून में दे रखा है जिसको पार्लियामेंट ने बनाया हो, और पार्लियामेंट ने अकॉर्डिंगली कुछ एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन भी डिसाइड कर रखी हैं इन आरपीए 1951। यहां पर लिखा भी हुआ है विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सिमिलर टू दोज ऑफ द पार्लियामेंट इसका मतलब 8 होनी चाहिए फिर तो, यस पूरी 8 ही है और बिल्कुल सेम है। मैं रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, अच्छा एक चीज याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ने जितनी डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स दे रखे हैं वो दोनों केसेस में पार्लियामेंट और यहां पर वो 5-5 ही हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं और पार्लियामेंट ने जो दे रखे हैं वो 8-8 ही हैं। यहां पर भी बदला सिर्फ क्या है, जब हम स्टेट लेजिस्लेचर्स की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर क्वालिफिकेशन के ग्राउंड कितने हैं, 3, जबकि पार्लियामेंट में कितने हैं, पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा 2, और कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर क्वालिफिकेशन के ग्राउंड है 4, और यहां पर कितने हैं, यहां पर भी 4 है। तो बदला सिर्फ क्या, क्वालिफिकेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स विच आर लेड डाउन बाय पार्लियामेंट अंडर विच एक्ट, आरपीए 1951, ओके। किसी भी इलेक्टोरल ऑफेंसेस के लिए वो गिल्टी नहीं होना चाहिए, ही और शी शुड नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी, या फिर कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने इलेक्शंस के टाइम पर ना करी हो, किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी, ऐसा कोई भी संदिग्ध अपराध ना कर दिया हो जिसकी वजह से उनको जेल 2 या 2 साल से ज्यादा की हो जाए। लेकिन अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करा जाता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, अश्विनी ध्यान से देखना, ये अगर अरेस्ट करा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत जो अरेस्ट है चाहे उसका टेन्योर कितने भी साल का हो, उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा अपराध कमिट कर दिया जिसके लिए सजा उसको 2 या 2 से साल की हो गई है, बस वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंतर्गत उसको अरेस्ट नहीं करा गया है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत करा गया है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं बनेगा। बाकी और किसी भी बेसिस पर अरेस्ट करा गया है और ऐसे अपराध के लिए जिसकी सजा 2 या 2 से ज्यादा साल की है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ना रहेगी एमएलए की सीट, ना रहेगी एमएलसी की सीट। उसके बाद इलेक्शन के टाइम पर उसका इलेक्टोरल एक्सपेंसेस कितना हुआ है विद इन टाइम जो उनको फाइल करना पड़ता है, वो इस चीज में फेल ना करके आओ, कितना खर्चा चुनाव के टाइम पर उसने करा, उसका किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अशप्रीत, योर आंसर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी प्रकार का उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, गवर्नमेंट काम में, सरकारी सर्विसेज में, ठीक है। अशप्रीत 5th पॉइंट, अगेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी ऐसी कॉरपोरेशन, ऐसी कंपनी के अंदर वो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट ना हो जहां पर सरकार की एटलीस्ट 25% हिस्सेदारी हो, यानी कि किसी भी प्रकार का जैसे कोई एक पीएसयू या पीएसई भी है, वहां पर भी नहीं, वहां पर भी नहीं, वो एमएलए एमएलसी नहीं होगा वहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर, जस्ट लाइक एमपी नहीं होगा वहां पर, ये सेम क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। नहीं 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 नहीं, फिर नहीं, एटलीस्ट 25% लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आज पॉलिटी में एक रूल समझाया था सबको, जैसे आपको भी बता देता हूँ, स्प्रीत में इनको भी मैंने बताया था,
जो चीजें नहीं दे रखी है ना उसमें कभी भी हमें एक्स्ट्रा नहीं सोचना होता, पॉलिटी में अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं लानी होती है, यार ऐसा नहीं तो ऐसा होता होगा, चल मैं इस चीज को यार ऐसा मान लेता हूँ या मान लेती हूँ, ये नहीं करना है, इससे गलतियां हो सकती हैं बहुत सारी। देखो एक चीज मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ, जितना यहाँ पर दे रखा होता है ना उतना हमारे लिए इनफ होता है, क्योंकि संविधान समझ रहे हो सब लोग जैद बहुत वास्ट है यार। ऐसे तो सिर्फ हम पॉलिटी ही पढ़ के रह सकते हैं 3 साल तक बिना किसी सब्जेक्ट को छुए। इकोनॉमिक्स भी अपने आप में बहुत वास्ट है, शायनी नहीं। अगर हम चाहें तो सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर ही डिस्कशन कर सकते हैं पूरे दिन 2 साल तक, तब भी सिलेबस खत्म ना हो। एक लिमिट कहीं तो लगानी पड़ेगी ना यार। देखो अब पॉलिटिक में जितने क्वेश्चंस आते हैं शाइनी, पिछले 10-12 साल से ऐसे क्वेश्चन है कि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस के, क्या नहीं ना? याद है वो आईआर कोयलो केस, सबको याद है वो वाला क्वेश्चन मेंस का? अब जब जिस साल वो आ गया तो शाइनी आपको दिखाया था ना मैंने, लक्ष्मीकांत ने अपडेट कर दी थी अपनी बुक और वो डाल दिया था फिर। आई थिंक वो किसके जुडिशियल रिव्यू के ऊपर रिलेटेड था, है ना? तो शी और ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। यानी कि अगर अशप्रीत आप अच्छे भले डबल डिजिट सिंगल डिजिट रैंकर अगर आप एक सिविल सर्वेंट बने और सरकार ने आपको डिसमिस कर दिया किसी करप्शन या डिसलॉयल्टी के लिए, आप कल को ही सोचो कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, मैं विधायक तो बनी जाऊंगी, ठीक है, एमएलए या एमएलसी तो बनी जाऊंगी। नहीं कर सकते आप ऐसा, अगर आपके करियर के ऊपर ये दाग है अगर, तो पास्ट में, ठीक है। उसके बाद आपको कभी भी किसी ऐसे ऑफेंस के लिए संदिग्ध अपराधी ना माना गया हो कि आपने कुछ ऐसी स्पीच दे दिया, कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से दो जुटों के अंदर, दो ग्रुप के अंदर या धार्मिक लोगों की धार्मिक आस्था को आहट इस तरीके से पहुंची है कि वहां पर लड़ाइयां शुरू हो गई, नफरत फैल गई। एनिमिटी का मतलब होता है नफरत, या फिर ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। कन्विक्ट नहीं होने चाहिए, कन्विक्ट ये नहीं कि मतलब वो, कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, मुझे जरा फर्क बताओ एक्यूज और कन्विक्ट के अंदर, जल्दी बताओ। एक्यूज का मतलब क्या होता है? दोष, दोष है ना? क्या एक्यूज को हम ये मान लें कि वो पक्का जेल ही जाएगा? नहीं ना, लेकिन कन्विक्ट पर्सन जेल जाता है, जाता है, ठीक है। शी और ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश फॉर प्रीचिंग और प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स लाइक अनटचेबिलिटी, डाउरी और सती, ठीक है। अश्विनी दही नहीं लेना किसी से भी, ठीक है। ऑन द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द अबव डिस्क्वालिफिकेशन, यहां पर किसका डिसीजन फाइनल होता है? वहां पर होता है, यहां पर देखो सेम चीज लिखी हुई है, थोड़ा सा एनालिसिस करवा देता हूं। हुज डिसीजन इज फाइनल ईयर? प्रेसिडेंट्स डिसीजन इज फाइनल। यहां किसका? एक सेकेंड, गवर्नर का, गवर्नर्स डिसीजन इज फाइनल। किसका ओपिनियन लेना पड़ता है? लेकिन मैंने आपको एक लूप समझाया था मैंने आपको, है ना, इलेक्शन कमीशन का। एक बार बस ओपिनियन ले ले, ओपिनियन। अच्छा मुझे एक बात जाननी है, मैंने सुबह इसको डिस्कस नहीं करवाया, ये ओपिनियन जब भी वर्ड हम यूज करते हैं हमारे ऊपर कोई थोपी हुई चीज होती है क्या? मतलब अगर आपका कोई ओपिनियन है तो मुझे मानना ही पड़ेगा? नहीं ना। दो चीजें होती हैं, देखो वर्ड को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक होता है डायरेक्शन, एक होता है ओपिनियन। इनमें से क्या चीज मस्ट है जो करनी पड़ेगी किसी को भी? डायरेक्शन। अगर क्या मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, एक ही बात है शाइनी। ये तीनों के तीनों मतलब ऐसे माननीय है, मानने ही पड़ेंगे, बाइंडिंग है। यहां पर एक चीज बस ये कि ये वाली जो लाइन लिखी जाती है ना, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपको जब ये करवा रहा था तो मैं बताना भूल गया, बाद में मैंने चेक करा जब मैं पढ़ रहा था। तो यहां पर ये चीज है कि ओपिनियन जो है ना इलेक्शन कमीशन का, उसके अकॉर्डिंग इसे ऐड करना पड़ेगा। ये एक तरीके से क्या है, ये वाली जो लाइन लिखी रहती है ना, ये एक प्रकार से बस एक पोलाइट बिहेवियर है। क्यों? एक तो ओपिनियन वर्ड आ गया, दूसरा वर्ड जब मैंने इसको सर्च करा अच्छे से, यहां पर शुड दे रखा है, मस्ट नहीं है। बताओ शुड और मस्ट में से कौन सी चीज ऐसी होती है कि करनी ही पड़ेगी? बताओ। मस्ट, ठीक है।
हाउएवर ही शुड ऑब्टेन द, दो कीवर्ड्स मैं करता हूँ इसको पिंक कलर से हाईलाइट, ही शुड ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। नहीं करेगा तो कोई फांसी चढ़ा देगा इसे? बताओ, सब लोग बताओ एक बार ये वाली चीज सोच के। नहीं, अगर नहीं करा तो अर्पित, नहीं माना तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं पता क्या बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ, अगर नहीं मानना होगा ना तो कुछ हो सकता है इसका? बताओ, कोई कुछ कर, ये मतलब इस केस में प्रेसिडेंट का कोई कुछ कर सकता है और इस केस में गवर्नर का कोई कुछ कर सकता है? ये चीज क्या कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकती है? जल्दी बता दो, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इसका? नहीं। ये क्वेश्चन याद रखना, जितनी मैंने दो बातें आपसे पूछी, मैंने टेस्ट सीरीज में देखा है वाला क्वेश्चन। आज एक गलत हो गया था मेरा, एक ठीक हो गया था। इन कीवर्ड्स पे जब नजर मारी मैंने, तब मुझे पता लग गया। और जो आपकी, डोंट वरी, आप सोच रहे होगे कि आप अपना अपना करते चल रहे हो, हमें भी बता दिया करो ज़रा, इसलिए मैं आपका वीकली बेसिस पे टेस्ट लेने का वो डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। वरना शनि आप ये सोचोगे यार ऐसे क्वेश्चन हमें भी भेज दिया करो, हम क्या दुश्मन थोड़ी ना, हमने भी तो पैसे दिए। डोंट वरी, पहले यार एक एडवांस लेवल की एनालिसिस शनि मुझे करनी पड़ती है, उसके बाद ही मैं कोई चीज़ प्रेजेंट कर सकता हूँ। अब ऐसे थोड़ी ना कि मैं कुछ भी पढ़ता चलूँ। जैसे आपने देखा होगा आजकल मैं साइंस और ज्योग्राफी की 9th 9th क्लास की 10th क्लास की बड़े सारे स्क्रीनशॉट्स आपको दोपहर के टाइम पे भेजता हूँ, है ना, वो एडिशनल रेफरेंस के तौर पर, कि ऐसे ही कभी कभार कुछ मेरे दिमाग में चटक गया कि हाँ, क्योंकि मैं बार बार मेरी आदत है किसी भी चैप्टर एक बुक को खोलकर जितने बार हो सके मैं उतने बार रीड करता हूँ। एक साल में, एक महीने में, एक दिन में, कुछ भी हो सके, मतलब ऐसा मैं करता हूँ। और मैं सब्जेक्ट स्विच करता रहता हूँ। स्विच इन द सेंस कैसे, ये चीज़ अभी मत अपनाना, देखो अभी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसके लिए पहले एक बारी पूरा स्टैटिक पोर्शन पर्सन का कंप्लीट होना चाहिए। मैं दिन भर में 17 सब्जेक्ट्स के बीच में स्विच करता रहता हूँ। सेल्फ स्टडी, ये मेरी सेल्फ स्टडी है। 17 सब्जेक्ट्स कैसे, जैसे हिस्ट्री मेरी हो जाती है 5-6 प्रकार की, एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। ऐसी पॉलिटी मेरी अलग अलग तरीके से हो जाती है, एनसीईआरटी बेस्ड पॉलिटी, गवर्नेंस बेस्ड पॉलिटी, लक्ष्मीकांत बेस्ड पॉलिटी, ठीक है। फिर थोड़ी सी इंटरनेशनल पॉलिटी, क्योंकि आईआर वगैरह को देखने के लिए पुराने ज़माने में कैसी थी, एंशंट ग्रीस वगैरह में, वो सब करके, वो इस वजह से ताकि मैं आपके सामने जब वो उस टॉपिक पे आऊँगा तो और बेटर कंटेंट ला सकूँ। तब तक मैं उस चीज़ को छेड़ता ही नहीं हूँ, मैं सब्जेक्ट की स्पीड स्लो कर देता हूँ कि जब तक मेरा खुद का प्रिपेयर नहीं हो पा रहा तब तक मैं उस चीज़ को आगे बताऊंगा ही नहीं। अब जैसे मैंने आपका एनवायरमेंट का लेक्चर क्यों रुका हुआ था, वो नैनो यूरिया बताने के लिए। जब मेरे को पूरा स्टेटिस्फाई पता लग गया, मेरे को ये पता लग गया हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन से, नाइट्रोजन साइकिल से, मैंने आपके सामने लेक्चर लाके पटक दिया, ठीक है। हाँ, आज ये गलती हो गई बस मुझसे कि ये वाली बात मैं आपको बता नहीं पाया, ठीक है। श्योर ही मस्ट ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। इसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। नंबर 1 कीवर्ड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड, नोट कर लेना ये, ठीक है। नो जुडिशियल रिव्यू। और दूसरा, अगर ना भी बात माने तो की फर्क पैंदा है, की फर्क पैंदा है। तो बताओ अश्वित, है ना, नहीं भी माने तो क्या हो जाएगा, है ना, कोई लोड पड़ रही थी है। तो ये चीज़ अब तक, अच्छा हाँ, डिफेक्शन का एक पैराग्राफ है, इसको देख लेते हैं। डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ने, अगेन हम लोग स्टेट लेवल पर हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी ले डाउन कर रखा है, ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सेम बात वही, एमएलए या फिर एमएलसी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ये चीज़ पहले किसने ले डाउन कर रखी है, इसके एनालिसिस में आपको बहुत अच्छे से दे चुका हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ने। और इसके लिए एक्ट किसने बनाया होगा, अगेन एंटी डिफेक्शन एक्ट तो किसके द्वारा बनाया गया बताओ, क्या अलग है शाइनी, मतलब स्टेट लेवल पे भी अलग एक्ट होता है एंटी डिफेक्शन का क्या? नहीं ना, पार्लियामेंट का वाला है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इफ शी और ही इज सो डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। जो क्वेश्चन है और डिस्क्वालिफिकेशन का अंडर द 10th शेड्यूल, ये डिसाइड कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि सिर्फ 6 राज्यों में है, उसमें चेयरमैन
अब यहां पर जो चेयरमैन होता है ये भी वाइस प्रेसिडेंट बैठे होते हैं क्या यहां पर आकर शाइनी? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही चेयरमैन है ना। और स्पीकर, ये लोकसभा वाले स्पीकर हैं क्या? कभी कभार आ जाएंगे क्या देखने लोकसभा वाले स्पीकर के सब कुछ कैसा चल रहा है यहाँ पे? थोड़ा चाय वाय पीने कभी कभार बीच में। कोई बिल पास हो रहा है यहाँ पर, मोदी जी चले आएंगे सुनने की कैसा बिल पास हो रहा है यहाँ पर, है? शायद ऐसा हो सकता है। नहीं। ठीक है। इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट बाय द गवर्नर, गवर्नर नहीं करेगा वाला काम, जैसे उधर क्या लिखा हुआ था, नॉट बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, अब एक चीज़ बता देता हूँ जो यहाँ पर मिसिंग है। इन 1992 सुप्रीम, पहले हाँ पहले इसको सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा था जो डिसीजन होगा चेयरमैन स्पीकर का इस रिकॉर्ड के अंदर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, हो सकता है। यहाँ पर भी क्या उन्होंने यही बोला था, यस इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। और अब देखो मजे, ये तरीका होता है कॉम्बिनेशन में करवाने का। तो जैसे मैं खुद पढ़ता था, मैंने लेक्चर भी आपके सामने लाके वैसे ही पढ़ के इस सीरीज के, ये होता है मजा करने का। देखो पार्लियामेंट का चैप्टर है, पार्लियामेंट का चैप्टर आगे टॉपिक खत्म कर दिया, बच्चे सेटिस्फाइड होकर बैठ गए, बच्चे सेटिस्फाइड होकर बैठ गए, वो आराम से अपना पढ़ रहे हैं वेकेटिंग ऑफ सीट्स वाला टॉपिक ही नया फ्रेश टॉपिक। लेकिन स्टेट पीएससी में एक क्वेश्चन आया जो कि था वो पार्लियामेंट से रिलेटेड, कि सारी टोन उसने जो बोली वो एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा था, डिफेक्शन की बातें कर रहा था, ठीक है। लेकिन उसने केस पूछ लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में जब ये बोला तो केस कौन सा था वो। अब उस टाइम पर स्टेट लेजिस्लेचर चैप्टर आप पढ़ के नहीं गए कि छोड़ना है पार्लियामेंट से तो निकल जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, क्या पढ़ना। और वो सिर्फ दे रखा है स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर के बैक एंड में, यहाँ मतलब ऑर्डर वाइज एक ऑर्गेनाइज तरीके से यहीं दे रखा है। और उस केस का नाम क्या था, की होता होलोहलन एंड जचीलू। अब नाम ऐसे हैं, हम क्या करें, नाम याद करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। की होता होलोहन वर्सेस जचीलू। ये अशप्रीत आशमा के एक्स बॉयफ्रेंड के नाम है दोनों। ठीक है। लेक्चर देखेगी तो मेरे को फ़ोन करेगी, अब देखना। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। की होता होलोहल वर्सेस अचीलू केस था 1992 का। अब एक चीज़ और, दोनों को साथ लेकर चलने का एक और फ़ायदा क्या है भैया, डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स तो बता दे मेरे को, मैं इतनी मेहनत तो कर लो। तो ये जो 4 ग्राउंड्स हैं ना, ये जो 4 ग्राउंड्स हैं यही लाके लागू होंगे ये 4 यहाँ पर 1 2 3 4। इधर क्या मिसिंग है, इधर 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इनके डिसीजन का, इधर केस का नाम मिसिंग है। यहाँ केस दे रखा है बैक एंड में जाकर, लेकिन ये 4 ग्राउंड्स नहीं बता रखे। तो डोंट वरी, इसलिए आप इन लेक्चर्स को शिद्दत से अगर कर रहे हो ना, तो आप इतना भरोसा मेरे ऊपर कर सकते हो आपकी कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी पक्का। और इसके बियॉन्ड कोई एनालिसिस का स्कोप नहीं होगा। एक एक पैराग्राफ के ऊपर आधा आधा घंटा लगा रहे हैं, और क्या क्या अब ये निकाल के थोड़ी ना पी जाएंगे अब इनको, कि फॉर की स्पेलिंग जान लेते हैं, FOR, ऐसे थोड़ी ना करनी है प्रिपरेशन। जितनी है काफ़ी, उतनी हम एडवांस लेवल की ही कर रहे हैं, डोंट वरी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।